नमस्कार दोस्तों। आज की सच्ची घटना बिहार के पटना की है दोस्तों। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक गांव सभा मिथिलेश सिंह का परिवार रहता था। उनके अलावा परिवार में पत्नी, दो बेटे रहा करती थी और एक बेटी थी जिनकी नाम संजना थी दोस्तों। मिथिलेश सिंह का परिवार पढ़ा लिखा और अच्छे संस्कारों वाला था। कुछ समय तक राजेश कुमार और संजना पटना में रहकर सरकारी की नौकरी तैयारी कर रहे थे। संजना के भाई राजेश का हाल ही में एसआई पद पर चयन हुआ था। उसके बाद संजना ने भी सीजीएल की परीक्षा पास कर ली थी दोस्तों। उसे 5 जून 2025 को सचिवालय में ज्वाइन करना था। इसी दौरान उसकी शादी तय कर दी गई थी। उसकी शादी की तारीख अगले साल 2026 तय की गई थी दोस्तों। राजेश कुमार के एसआई नौकरी ज्वाइन करने के बाद संजना रूम में अकेले ही रहा करती थी। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। फिर आता है 15 मई 2025 का। उस दिन को करीब शाम 4:30 बजे उस मकान मालिक जो मेड पर पहुंचती देखती है कि संजना के रूम का गेट खुला हुआ है। उसने तुरंत यह बात मकान मालिक को बताई। उसी समय उसकी नज़र संजना के कमरे की तरफ गई। उस कमरा पूरी तरह से बिखरा हुआ दिखाई दे रहा था। कमरे से अजीब तरह की बदबू आ रही थी। जैसे उसने कमरे के अंदर झांक कर देखा तो संजना कुमारी जो जली हुई हालत में पड़ा देखा दोस्तों। उसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। इसके बाद वह घबराकर तुरंत नीचे भागी और सबको जानकारी दी। खबर मिलते ही मकान मालिक राजेश्वर प्रसाद अपने किरदारों के साथ ऊपर उठे और ऊपर पहुंचकर वहां संजना को झुलसा हुआ शव पाया दोस्तों। राजेश्वर प्रसाद ने तुरंत संजना के भाई और श्री कृष्ण थाना को उनकी सूचना दी। खबर मिलते ही थाना के एसओ प्रभात कुमार अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और मौका पर पहुंचकर उन्होंने जांच शुरू कर देता है। शुरुआती जांच में पुलिस को लगा कि शायद सिलेंडर में लगी आग के कारण यह हादसा हुआ होगा। इस मामले में पुलिस का मकान मालिक और वहाँ रहने वाले किरदारों ने पूछताछ की। किसी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि किसी ने चीखने और शोर की आवाज़ क्यों नहीं सुनी। लेकिन मकान मालिक राजेश्वर प्रसाद ने पुलिस को बताया कि उसके मकान का मेन गेट हमेशा बंद रहता था। वह घर के बाद खुला मिला था दोस्तों, जो बाहरी व्यक्ति से आया था, जो पुलिस वारदात करके भाग गया। संजना के साथ यही हुई। खबर मिलते ही उसके परिवार वाले भी मुजफ्फरपुर से पटना पहुंच गए। यह घटना की जानकारी तुरंत पुलिस के बड़े अधिकारी तक पहुंचा दी गई। सूचना मिलते ही सचिवालय के एसडीपीओ समेत वहाँ जो टीम थी सारे वहाँ पर पहुँच गए। मौका पर पहुँचते ही जब मृतक के परिवार वाले पहुँचे तो पुलिस ने पूरा विवरण समझकर हर बात करना शुरू कर देता है। घटना सिर्फ 2 दिन पहले संजना की माँ उसके पास रह रही थी। उसी दिन उसका भाई अपनी मां को मुजफ्फरपुर वापस छोड़ने आया था। मां ने संजना से घर चलने की बात कही थी, लेकिन संजना ने कहा कि मैं 5 जून को उसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसके बाद ही वह घर वापस आएगी। लेकिन उसके घर लौटने से पहले ही परिवार को उसके मरने की दुख मिल जाती है। संजना के दूसरे भाई सौरभ कुमार ने भी पुलिस को बताया कि 15 मई की शाम 7:30 बजे उसके मकान मालिक से फ़ोन कहा कि गैस सिलेंडर फटने से संजना की मौत हो गई। खबर मिलते ही वह तुरंत पटना पहुंचता है। घटना स्थल की हालत देखते हुए उसे समझ में आ गया कि यह सामान्य हादसा नहीं बल्कि हत्या है। सौरभ ने बताया कि संजना पूरी तरह से सरकारी नौकरी की तैयारी में लगी हुई थी। वह किसी लड़के के संपर्क में नहीं रहता था और ना ही किसी दूसरे के। सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद पुलिस ने प्रक्रिया शुरू करते हुए संजना के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, क्योंकि मकान मालिक और भाई दोनों ने हत्या का शक जताया। इसलिए पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकलवाई। फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति आता नजर दिखाई दिया, लेकिन मृतक के परिवार वालों ने उस युवक को बिल्कुल नहीं पहचानते थे। फुटेज देखने के बाद उस मकान मालिक काम करने वाली महिला ने पुलिस को बताया कि उसने उस युवक को कई बार संजना के कमरे में आसपास आते देखा है। वह यह नहीं जानती थी कि वह कौन है और कहाँ रहता है। इस जानकारी से पुलिस को और शक मजबूत हो गया। घटना से पुलिस कोई युवक संजना से मिलने आया था, उसी ने उसकी हत्या करके वहाँ से भाग गया हो। इसके बाद पुलिस ने संजना की मोबाइल ढूंढना शुरू कर दिया। मोबाइल के साथ साथ उसका लैपटॉप भी गायब था दोस्तों। सच्चाई सामने लाने के लिए पुलिस ने संजना के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई तो यह सूरज नाम के व्यक्ति का नंबर सामने आता है। संजना की मौत से पहले उसी नंबर पर बातचीत हुई थी जब पुलिस ने सूरज के नंबर पर कॉल करने की कोशिश कर रहा था, जो बंद मिला था। लेकिन उस नंबर के आधार पर सूरज की पूरी जानकारी पुलिस को मिल गई थी। सूरज कुमार सकरा थाने के पास स्थित पाजी बुजुर्ग गाँव का रहने वाला था। उस मकान की मेड ने पहले ही बता दिया था कि कई बार यह युवक संजना से मिलने आता रहता था। इस जानकारी ने यह लगभग साफ हो गई थी कि संजना की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि सूरज ही था। इस हत्या और पुलिस की कार्रवाई की हर छोटी बात सूरज किसी न किसी तरीके से जान रहा था। इसी दौरान उसके मन में एक ख्याल उठा। उसे लगा कि पुलिस
उसकी मोबाइल कॉल डिटेल दिखाकर भी उसके पास शक रहती है। इसी से बचने के लिए उसने अपने मोबाइल के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराने का प्लान बना लिया था। यह सोचते हुए उसने अपने एक दोस्त की मदद से मोबाइल खोने की शिकायत दर्ज करवाने की तैयारी कर रहा था। फिर उसी दोस्त को साथ लेकर सकरा थाने तरफ निकल गया, लेकिन सकरा थाने पहुंचने से पहले ही थाना एसके पुरी की पुलिस ने उसे दबोच लिया। दोस्तों, पुलिस ने आरोप सूरज को वैशाली जिले के हाजीपुर इलाके में गिरफ्तार किया था। सूरज को पकड़कर पुलिस ने उसे सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ में सूरज ने इस अपराध की कहानी को पूरा विस्तार से बताता है, जो बेहद ही खौफनाक और दिल दहलाने वाली है। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को पूरा विस्तार से जानते हैं। और जानने से पहले अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। दोस्तों, बचपन से ही साथ खेलने कूदने वाले संजना के साथ 7वीं कक्षा से ही पढ़ाई कर रहे थे। 7वीं कक्षा के बाद ग्रेजुएशन में साथ पूरा किया, इसलिए धीरे धीरे उसके बीच प्यार का होना बिल्कुल स्वाभाविक था। जैसे ही संजना और सूरज जवानी की उम्र में पहुँचे, दोनों के मन में एक ही दूसरे के लिए आकर्षण बढ़ने लगा। दोस्तों, फिर धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ी और उनके बीच प्यार की भावना मजबूत होती चली गई। हालांकि दोनों शुरुआत से क्लास में फ्लो करते थे, लेकिन उसके परिवार में काफ़ी फर्क था। जाति, रुतबा, घर की स्थिति, हर तरह का अंतर था। पर प्यार की दुनिया में ऐसे भेदभाव मायने नहीं रखता है। संजना एक संस्कृत परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। उसका जीवन लक्ष्य सूरज से थोड़ा अलग था। दोस्तों, वह पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े होने चाहती थी, लेकिन अपने परिवार का नाम रोशन भी करना चाहती थी। इसी वजह से ग्रेजुएशन के बाद उसने नया रास्ता चुना और पढ़ाई आगे बढ़ाने के लिए वह गांव छोड़कर पटना चली गई। वहां उसने 3 साल तक हॉस्टल में रहकर पढ़ाई की। उसके बाद वह थाना श्री कृष्णपुरी के आनंदपुरी मोहल्ले में रहने वाले अपने भाई सौरभ कुमार के पास शिफ्ट हो गई। सौरभ पटना में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। दोनों भाई बहन में नौकरी पाने की एक ही जुनून था और दोनों पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छे थे। दोस्तों, कुछ समय पहले ही सौरभ का चयन पुलिस विभाग में एसआई के पद पर हो गया था। नौकरी लगते ही वह कमरा छोड़कर ट्रेनिंग पर चला गया था। दोस्तों, सौरभ के जाने के बाद संजना उस अकेली कमरे में रहने लगी थी। उधर सूरज एक साधारण परिवार से था, इसलिए ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद वह सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं कर सक रहा था। घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसने पटना में ही पेड केयर का क्लिनिक में नौकरी शुरू कर दी थी। सूरज के पास संजना का मोबाइल नंबर पहले से मालूम था। दोस्तों, इसलिए उसे समय मिलते ही वह संजना से बात थोड़ा कर लिया करता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि संजना का भाई भी वहीं रहता है, इसलिए वह उसे मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। जब उसे जानकारी मिली कि सौरभ की नौकरी लग चुकी है और वह ट्रेनिंग के लिए बाहर जा चुका है, तो सूरज ने राहत महसूस की और वह संजना से मिलने की कोशिश करने लगा। मुलाकातें बढ़ी और फिर दोनों के बीच पुराने दिनों वाला प्यार और जाग उठा था। दोस्तों, संजना भी उसे मन से चाहती थी, लेकिन उसका मन पढ़ाई और नौकरी पर केंद्रित हो चुका था। दोस्तों, जबकि सूरज उसे खोने के डर से हमेशा बेचैन रहता था, इसलिए उसे ज़्यादा ही व्याकुल रहता था और संजना से आज कॉल करता था। वह अपने प्यार के खुद को रोक नहीं पाती। पिछले साल सूरज के परिवार वालों ने उस पर शादी का दबाव डालना शुरू कर दिया, लेकिन सूरज किसी भी हाल में किसी और लड़की से शादी करने को मनाने वाला था। संजना और सूरज के बीच क्या चल रहा था, ये उनके परिवार वालों को भनक लग गया था। दोस्तों, इसकी भनक ना संजना परिवार को जानने चाहता था, ना सूरज परिवार को देना चाहता था, लेकिन परिवार वालों को पता चल चुका था। सूरज जानता था कि उसके घर वाले संजना से उसकी शादी के लिए कभी राजी नहीं होने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद वह संजना के पीछे पड़ा रहता था। वह उसके बिना किसी दूसरी लड़की को अपनी पत्नी नहीं बनाना चाहता था, इसलिए लेकिन परिवार की जिद और दबाव के सामने उसकी एक ना चली। दोस्तों, फिर बीच से सूरज ने अपनी मजबूरी अपने ही घर वालों की बात मानकर 25 मार्च 2025 को एक उती से शादी कर ली, मगर सूरज ने अपनी यह शादी वाली बात प्रेमिका संजना से छिपा कर रखी थी। शादी के लगभग 1 महीने तक सूरज ने उसे कई बार फ़ोन नहीं किया, क्योंकि वह अपनी शादी की सच्चाई उसे बताना नहीं चाहता था। लेकिन फिर भी यह बात किसी न किसी तरह संजना तक पहुंच गई। न ही उसे बात का आभास होने दिया कि उसकी शादी की खबर मिल चुकी है। शादी के बाद जब पहली बार सूरज उसे मिलने आया तो संजना ने उससे ठीक से बात तक नहीं की। सूरज को देखते ही उसने सीधे सवाल किया, तुम्हारी बीवी कैसी है, या ये ठीक है या कैसी है, पर तुम्हें यह बात किसने बताई? संजना की बात सुनकर सूरज एकदम घबरा गया था। संजना ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जो भी मुझसे छिपाओगे वह मुझे पता नहीं चलेगा? नहीं नहीं संजना, मैं
तो आज मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला था। मेरे घर वालों ने मेरी मर्जी के बिना ज़बरदस्ती मेरी शादी कर दी। मैं कुछ भी नहीं कर पाया। सूरज ने सफाई देने की कोशिश की। संजना ने गंभीर स्वर में कहा, देखो सूरज, अब तुम शादीशुदा हो चुके हो। अब हमारे बीच पहले जैसा कोई नहीं रहा। आज तो तुम खुद से मिलने आए हो, लेकिन मुझे से मिलने की कोशिश मत करना। सूरज बोला, नहीं संजना, मैं यह शादी अपनी मर्जी से नहीं किया हूँ। मेरे परिवार ने मुझे दबाव डालकर किया है, लेकिन मैं शादी के लिए खुशी नहीं हूँ। मैं पहले भी तुमसे दिल से चाहता था और आगे भी दिल में ही रहूँगा। संजना ने कड़ाई से कहा, बस अब बहुत हो गया तुम्हारा यह प्यार वाला नाटक। अब मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ, और अगर तुम्हें दोबारा मिलने की कोशिश की तो तुम्हारा इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उस दिन दोनों के बीच काफ़ी बहस हुई और टकरार हुए। इसके बाद सूरज निराश होकर अपने घर लौट आ गया। संजना के यहाँ से लौटने के बाद भी सूरज ने कई बार फ़ोन कॉल मिलाने की ट्राई किया, लेकिन हर बार उसका नंबर व्यस्त मिलता रहा, क्योंकि संजना ने उसको मोबाइल को नंबर को ब्लॉक करके रखा हुआ था दोस्तों। इसके बाद दूरी करने के लिए संजना को भी अंदर से बुरा लगता है, और सूरज उसका पहला प्यार था। संजना रोज़ उसकी मिस कॉल देखकर नज़रअंदाज कर देती थी, लेकिन जब उसकी लगातार कॉल ने उसे परेशान कर दिया तो उसने सोचा कि क्यों ना एक बार उससे आखिरी बार बात कर ली जाए। यह सोचकर उसने सूरज को नंबर मिला दिया। सूरज, जब मैंने तुम्हें साफ कह दिया कि फ़ोन मत करना, तो बार बार क्यों कर रहे हो? संजना ने पूछा। संजना, प्लीज़ मुझे मेरी गलती की इतनी बड़ा सज़ा मत दो। मैं मानता हूँ कि मैंने गलत किया है, लेकिन मैं तुम्हारे बिना अब एक पल भी नहीं रह सकता। प्लीज़ एक बार मुझसे मिल लो। सूरज फ़ोन पर गिड़गिड़ाते हुए बोला। तब संजना ने उसे बताया कि उसकी नौकरी पक्की हो गई है और अगले साल उसकी शादी भी होने वाली है, इसलिए उसकी भलाई उसी में है कि वह उससे पूरी तरह से भूल जाए और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी पर ध्यान दे। वह बोली कि तुम अब अपनी पत्नी के साथ घर गृहस्थी संभालो। लेकिन संजना के बार बार समझाने के बाद भी जब सूरज आखिरी बार मिलने की जिद से पीछे नहीं हटा तो संजना ने मजबूरी में हाँ कर दी। उस दिन संजना ने उसे साफ शब्दों में कह दिया था कि वह उन दिनों के आखिरी मुलाकात होगी। उसके बाद ना तो वह उसे फ़ोन करे और ना ही मिलने की कोशिश करे। संजना को सूरज पर अब भी थोड़ा भरोसा था, मगर सूरज के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था दोस्तों। जिस दिन से संजना से मिलने ने मना किया था, सूरज हर रात क्राइम वाली वेब सीरीज देखने लगा था। वह क्राइम वाली सीन को बहुत ध्यान से देखता था। इस सीरीज को देखते देखते उसने खून करने का तरीका तरह तरह के सीख लिए थे, ताकि हर किसी के उसे संजना का नुकसान पहुंचाने की नौबत ना आए। वह कैसे अंजाम दे सकता है? फ़ोन पर बात करते करते सूरज का मन थोड़ा हल्का होता है। उसे उम्मीद था कि संजना उससे प्यार नहीं भुला पाई है। इस उम्मीद के साथ वह उसे मिलने का तरीका ढूंढने लगता है दोस्तों। लेकिन उसके मन में लगातार संजना की शादी को लेकर तरह तरह के सवाल उठते रहे। जब से उसके पता चला कि उसकी शादी तय हो गई है, वह अंदर ही अंदर खोखला हो रहा था दोस्तों। उसे लग रहा था कि शादी के बाद संजना को खो देगा, पर वह किसी भी हाल में उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। वह सोच रहा था कि पहले प्यार से उसे समझाने की कोशिश करेगा। अगर वह मान गई तो ठीक होगा, अगर उसने इनकार किया तो वह किसी तरह से उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। इसी सोच के साथ उसने संजना से मिलने की पूरी तैयारी कर ली थी। अपने प्लान के तहत उसने एक टॉर्च और ट्राजर अपने बैग में रख लिया था। संजना से मिलने की पूरी तैयारी करने के बाद सूरज 15 मई 2025 को अपनी बाइक से घर से निकलता है। लगभग 11:30 बजे तक वह पटना पहुंच चुका था। पटना पहुंचते हुए अपनी बाइक बैली रोड पर खड़ी कर फिर वहां से ऑटो लेकर बैरिंग रोड तक आया। बैरिंग रोड पर उतरने के बाद सूरज पैदल ही संजना के कमरे तक पहुंच गया। उसे पहले से संजना के कमरे की पूरी जानकारी थी। उसे यह भी मालूम था कि तेज़ गर्मी की वजह से शहर के ज़्यादातर लोग 11:30 बजे के बाद अपने अपने कमरों में ही बंद हो जाते हैं। जिस मकान में संजना किराए पर रहती थी, वहाँ का मुख्य दरवाज़ा हमेशा अंदर से बंद रहता था दोस्तों। मकान मालिक जागेश्वर प्रसाद ने हर किराएदार को अलग अलग चाबी दे रखी थी, ताकि वह अपनी सुविधा अनुसार आ जा सके। सूरज जैसे ही संजना के कमरे में बाहर पहुंचा, उसने उसे फ़ोन कर दिया और उसने आने की सूचना दे दी। फ़ोन मिलते ही संजना आई और उसे चुपके से मुख्य गेट से अपने कमरे तक ले गई। जैसे ही सूरज कमरे में दाखिल हुआ, संजना ने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि उनके भनक किसी को ना लगे। तभी संजना ने तेज़ आवाज़ में पूछा, बताओ सूरज, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? क्यों आए हो? तुम तो शादीशुदा हो चुके हो। तुम्हारी शादी हो जाने के बाद हमारे बीच अब रिश्ता क्या बचा है? तुमने जिस लड़की से शादी की उसी के साथ खुश रहो। अब यह बार बार मेरे पीछे क्यों आते हो? मैं तुमसे कई बार समझा चुका हूँ, अब तुम्हें मेरे पीछा छोड़ दो। वह गुस्सा हो गया और अच्छा नहीं होगा। संजना की डांट सुनकर सूरज रोने जैसा मुंह बनाते हुए संजना
कई दिनों से मैं ठीक से सो नहीं पाया हूँ। यह शादी मैंने अपनी मर्जी से नहीं की, घर वालों ने दबाव डालकर कराई। अगर तुम कहो तो मैं अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। बस तुम पर इतना सख्त मत बनो, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। यह कहते हुए सूरज उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसे अपनी तरफ आते देख संजना ने फिर समझाया, सूरज मेरी तरफ मत आना। अगर तुमने किसी तरह की ज़बरदस्ती की तो मैं ज़ोर से चिल्लाकर सबको बुला लूँगी, फिर तुम खुद समझ लेना कि क्या होगा। यहाँ से भागकर भी नहीं जा पाओगे। लेकिन इसके बाद भी सूरज अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उसने संजना के साथ जबरन गलत काम करने की कोशिश की। संजना चीख ना सके इसलिए उसने पहले उसका मुंह दबा दिया। इसके बाद संजना पूरी ताकत से उसे भिड़ गई और खुद को बचाने की कोशिश करती रही। दोस्तों, जब सूरज को लगा कि संजना इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली है, तभी उसकी नज़र कमरे में रखी कैंची पर गई। उसने संजना का मुंह दबाते हुए कैंची उठा ली और उसकी गर्दन पर कर दिया। दोस्तों, गर्दन पर वार करते ही संजना बेहोश हो जाती है और जमीन पर गिर पड़ती है। ज़्यादा खून बह जाने से उसकी वहीं मौत हो गई। संजना को मारने के बाद सूरज का खौफनाक रूप खत्म नहीं हुआ। संजना को खत्म करने के बाद जैसे हुआ वहां से निकलने का सोच रहा था, तभी उसके मन में आया कि संजना ने संघर्ष करते हुए उसके बाल खींचे थे, वहीं उसके बाल कमरे में ना गिर जाए। सूरज ने कई वेब सीरीज में यह देखा था कि अगर पुलिस को घटना ने हथियारे का एक भी बाल मिल जाए तो डीएनए टेस्ट से सीधा अपराधी तक पहुंच जाता है। यही सोचकर उसने मौके से सारे सबूत मिटाने का फैसला किया। वह सबूत मिटाने में लग गया था ताकि पुलिस आने पर उसे इस हत्या के मामले में पकड़ा न जाए। दोस्तों, उसने कई वेब सीरीज ऐसी देख रखी थी, इसलिए सबूत मिटाने के लिए वह किचन में गया। वहां से गैस सिलेंडर खींच कर लाया और उसका पाइप काटकर बेहोश वाली संजना के मुंह में डाल दिया। दोस्तों, फिर उसने पाइप में आग लगा दी। इस पूरी वारदात के दौरान उसके कपड़ों पर खून के छींटे पड़ गए थे। उन्होंने पहनकर वह अपने घर नहीं जा सकता था, इसलिए वह अपने साथ रखी टी शर्ट और ट्राउजर बदल कर लेता है। उसके बाद सूरज ने संजना के कमरे में पड़े कपड़ों को वहां फैलाकर गड़बड़ कर दिया। उसके मोबाइल, लैपटॉप, गले की सोने की चैन, लगभग 25-30 हज़ार की नकद अपने बैग में रख लेता है ताकि बाद में पुलिस उसे लूटपाट का वारदात समझे। घटनास्थल पर मौजूद ज़्यादातर निशान मिटने के बाद सूरज ने संजना के कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया बाहर, ताकि किसी को पता न चले। वह और चुपचाप निकल गया। सूरज ने बड़ी चालाकी से संजना को मौत के हवाले कर देता है। दोस्तों, जब ये घटना पुलिस को सुनाता है तो पुलिस सहम जाती है, मीडिया सहम जाती है, सारे अखबार समझ जाता है कि आखिर क्या थी सच्चाई। दोस्तों, ये घटना सुनाने का मकसद किसी की दिल भावना का ठेस पहुंचाना नहीं है, बस समाज में इस तरह से घटनाओं आम हो चुकी है, इससे सतर्क बरतें और अपने बच्चों पर ख्याल रखें। आप लोगों को क्या राय कमेंट है जरूर बताइए और चैनल में नए हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।